नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस डिस्कशन में आप लोगों का फिर से आज स्वागत है। तो आज मैं सेट प्रैक्टिस का 44 क्लास है, ठीक है, 44वां क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरंग की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर करती है। एक तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर करती है किस पर? तरंग की गति पर, तरंग की आवृत्ति पर, या तरंग की आयाम पर, या फिर बी और सी दोनों पर। तो तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य मतलब किसी भी तरंग की लंबाई, मतलब कितना दूरी तक वो तय करेगा, ठीक ना। तो एक तरंग की तरंग दैर्घ्य किस पे निर्भर करती है? तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा। बी और सी दोनों मतलब कि तरंग की आवृत्ति पर भी और तरंग की आयाम पर भी। आवृत्ति मतलब क्या होता है, तो कंपन ही समझ लीजिए, ठीक है। और तरंग की आयाम की बात करें तो आयाम मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक निश्चित समय में इधर उधर होना ही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। जैसे कि झूला होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को जाना जाता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति को किस किस नाम से जाना जाता है? क्या आयतन, या फिर पिच, या आवाज की ऊंचाई, या फिर आयाम? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? पिच के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो पिच के नाम से जाना जाता है। ध्वनि की हम बात कर ले तो ध्वनि में क्या होता है, तो ध्वनि का अगर आवृत्ति और आवृत्ति ज्यादा रहता है तो उसका तरत्व भी ज्यादा हो जाता है, और तरत्व ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आवाज जो होता है मोटा और पतला तरत्व पे ही आधारित होता है। कि लड़की लोग का आवाज देखते होंगे कि पतला रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी ध्वनि की जो होता है आवृत्ति ज्यादा रहती है, और जब आवृत्ति किसी चीज की ज्यादा रहेगी तो उसका तरत्व ज्यादा रहता है, और जब तरत्व ज्यादा रहता है तो उसकी आवाज जो होती है वो बच्चे लोग का और महिला लोग का जो है आवाज पुरुषों की अपेक्षा उसमें तरत्व जो होता है वो अधिक होता है। इसके कारण जो होता है महिलाओं का आवाज और बच्चों का आवाज जो होता है सुरीली होती है, जबकि पुरुषों का आवाज जो होता है थोड़ा मोटा होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक डायोड की कार्य की तुलना किससे की जा सकती है। डायोड की कार्य की तुलना किससे की जाती है? डायोड का क्या कार्य होता है, तो ये विद्युत धारा को एक दिशा में प्रवाहित करवाना। एक दिशा में विद्युत धारा को क्या करवाना है, तो प्रवाहित करवाना। तो वही पूछ रहा है कि बताना है इसमें से, इन चारों में से, कि बताइए कि एक डायोड की जो कार्य होती है इन चार में से और सेम कार्य कौन करता है, उसी के जैसा और कौन कार्य करता है? क्या फ्यूज, या रिले, या कुंडली, या फिर स्विच? इसी के जैसा, डायोड के जैसा ही कौन कार्य करता है, तो स्विच। जब हम लोग स्विच देते हैं तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, और क्या होता है, बल्ब वगैरह जल जाता है। तो ये क्या करता है, डायोड जो होता है धारा को एक दिशा में प्रवाहित करती है। क्या करती है, तो धारा को एक दिशा में प्रवाहित करती है, एक दिशा में प्रवाहित करती है। और सेम वही काम है कि जब हम स्विच देते हैं तो क्या होता है, तो धारा प्रवाहित होने के वजह से हम लोग का क्या होता है, तो बिजली और फैन ये सब चलने लग जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के चादर को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वो इनमें से कौन सा है, उसे क्या कहा जाता है? किसी भी धातु की चादर को काटने के लिए, अब धातु की चादर जैसे कि एल्यूमिनियम, ये सब धातु की चादर जो होती हैं उसको काटने के लिए, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा प्लेट तो लगेगी नहीं, तो इसको किस उपकरण के द्वारा काटा जाता है? क्या संयोजन प्लायर के द्वारा, या साइड कटिंग प्लायर के द्वारा, या स्नीप के द्वारा, या फिर कटर के द्वारा? किसके द्वारा काटा जाता है, तो ये स्नीप उपकरण के इस्तेमाल के द्वारा जो है, मतलब स्नीप उपकरण का प्रयोग करके धातु की चादर को काटा जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सभी हाथ के उपकरण का बचाव किया जाना चाहिए। सभी हाथ के उपकरण का बचाव किया जाना चाहिए, क्या जंग लगने से, या धूल से, या फिर गर्म जलवायु से, या शुष्क हवा से? माने कि हाथ से जो यूज करने वाला उपकरण होता है ना, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आरी ले लीजिए, चाहे तो हथौड़ी, ये सब का कोई भी उपकरण जो हाथ से यूज किया जाता है उसको बचाना है किससे, तो ये जंग लगने से। जंग लगने से जो है उन सभी उपकरण को बचाना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारदार औजार को रखा जाना चाहिए। धारदार औजार को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे? कहाँ? या लोहे के बक्से में, या लकड़ी के बक्से में,
या फिर धार को नीचे की तरफ करके रखना चाहिए या कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो धारदार औजार को हम ऐसा जगह रखेंगे ताकि उसका धार जो है वो सही सलामत बना रहे और खराब नहीं हो। तो इसको हम रखेंगे कहाँ ताकि अच्छा से बना रहेगा? तो इसको हम लकड़ी के बक्सा में रखेंगे। लोहे के बक्से में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका क्षरण हो जाएगा, दोनों जो है वो ऑक्सीडेशन कर लेगा, है ना। और कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो ये भी जो होता है वायु के संपर्क में आएगा और ये क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो इससे सबसे अच्छा क्या है कि इसको लकड़ी के बक्से में रखें और इसको सुरक्षित रख ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले चालक है। तांबा का तार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्यों? वही पूछ रहा है कि तांबा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले चालक हैं। चालक मतलब कि विद्युत चालक, जिससे होकर के विद्युत विद्युत मतलब दौड़ता है जिससे होकर के, ठीक ना। इसकी प्रतिरोधकता कम होती है या इसे पतले तारों से बनाया जा सकता है या चांदी की तुलना में सस्ता होता है। किसकी बात कर रहा है? तो ये तांबे का, कि तांबा जो होता है आजकल ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है कि ये उपयोग किए जाने वाले चालक है। तो ऐसा क्यों? तो ये जो होता है इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। तो हाँ, इसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो कम होती है। इसे पतले तारों से बनाया जाता है। तो हाँ, यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है। सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है? तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक जो होता है वो चांदी होता है। लेकिन चांदी का यूज क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अगर हम चांदी का यूज करेंगे तो क्या होता है? चोरी हो जाएगा, है ना। सब लेके उखाड़ पुखाड़ के लेके भाग जाएगा रातें रात। तो इसलिए चांदी महंगा होने के कारण जो होता है उसका यूज नहीं किया जाता है। उसके जो होता है ये चांदी की तुलना में सस्ता होता है कौन? तांबा। तो तांबा जो होता है उससे थोड़ा सस्ता होता है, इसके लिए लोग तांबे का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सभी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि विद्युत का सबसे ज्यादा चालक किसमें होता है, मतलब सबसे तेजी से दौड़ता किसमें है, तो ये चांदी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निषेध की संकेत किस आकार में बनाया जाता है। निषेध का संकेत जो होता है वो किस आकार में बनाया जाता है? क्या वर्ग, आयत, त्रिभुज या फिर वृत्त? किस आकार में बनाया जाता है? निषेध मतलब कि किसी भी स्थान पर जाने के लिए रुकावट होता है, कि अगर चिन्ह के रूप में दिया रहता है कि आपको इस स्थान पे नहीं जाना है, ठीक ना। तो इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? क्या वर्ग, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर वृत्ताकार? कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। लोहे का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, पिटवा होना चाहिए, है गलती लिखा गया, ठीक ना। पिटवा लोहा, कच्चे लोहा, पिटवा लोहा या फिर ढलवा लोहा या फिर स्टील? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप का मतलब हुआ कि जो लोहा में कम मात्रा में जो है वो कार्बन पाया जाएगा और जिसमें ज्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो लोहा का अशुद्ध रूप हो जाएगा। यही बात कर लेते हैं ये ढलवा लोहा। तो क्या होता है? तो लोहे का सबसे अशुद्ध रूप होता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। लोहा का सबसे अशुद्ध रूप पूछ दे, सबसे अशुद्ध रूप कौन होता है? लोहे का सबसे अशुद्ध रूप ढलवा लोहा होता है, जबकि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन होता है? तो पिटवा लोहा होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? क्या गैंग, स्लैग, फ्लक्स या फिर मिनरल? क्या कहा जाता है? तो गैंग कहा जाता है। क्या? गैंग कहा जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर से कोई भी चीज, कोई भी खनिज पदार्थ निकलता है तो उसमें मिट्टी वगैरह जो होता है वो चिपके हुए रहते हैं। तो वही अशुद्धि को पूछ रहा है कि क्या कहा जाता है, तो उसको गैंग कहा जाता है। उसको जो है बहुत सारी प्रक्रिया के तहत उसको फिर से हटा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल में कौन सी धातु पाई जाती है? मिट्टी के तेल में कौन सी धातु पाई नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि मिट्टी के तेल में कौन सी धातु को रखा जाता है? तो मिट्टी की तेल में सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है। किसको? सोडियम और पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम जो होता है बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु होता है।
ये जो होता है वो अगर इसको हम खुली छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, तो वायु से संपर्क करके ये जल उठता है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, तो ये केरोसिन तेल में। पोटेशियम यहाँ है, सोडियम नहीं है, तो आप लोग को सोडियम भी याद रखना, सोडियम और पोटेशियम दोनों को, ठीक ना। चलिए अगला है कि एलपीजी के साथ किस रसायन को रिसाव एलपीजी के साथ किस रसायन को रिसाव को पता लगाने के लिए जो है वो मिलाया जाता है। एलपीजी गैस में मतलब कि अगर गैस निकल रहा है तो उसको जो है पता लगाने के लिए किस जो है रसायन का प्रयोग किया जाता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ भाई गैस लीकेज हो रही है। अगर नहीं पता चलेगा तो क्या होगा, मानव जो है इससे क्या होगा, नहीं जान पाएगा, जिससे घटना की जो है वो ज्यादा संभावना बन जाती है। इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है, ताकि अगर थोड़ा सा भी गैस निकले तो लोगों को पता चल जाए और वो अपनी सुरक्षा को अच्छी तरीके से बरते, ठीक ना। तो क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन। इसका कभी कभार सूत्रों पूछ लेता है, तो क्या होता है, C2H5SH होता है, C2H5SH होता है। अगला है कि सिलिकॉन एक गैर धातु है और गर्म होने पर यह जो है अर्धचालक हो जाता है, ऐसा क्यों। सिलिकॉन एक गैर धातु है और उसको जब गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अर्धचालक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। क्या संयोजन बंध के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर आयनिक बंध के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऐसा क्यों हो जाता है, तो ऐसा जो हो जाता है वो ए नंबर, सहसंयोजन बंध के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण हो जाता है। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का जो है वो चिप बनाया जाता था, किसका, जिसका मोबाइल में जो चिप यूज करते थे वो किसका बना होता था, तो सिलिकॉन का। अब आजकल तो है चिप उतना यूज भी नहीं किया जाता, किसका, तो मोबाइल चिप किसका बना होता है, ये सब क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है। मोबाइल चिप किसका बना होता है, तो मोबाइल का जो चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन सा है। पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण इन चारों में से कौन है, क्या नायलॉन है, बेकेलाइट है, टेरिलीन है, या सेल्यूलोज है। तो ये सब जो होता है ये सेल्यूलोज हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो C6H10O5 × N होता है। सेल्यूलोज जो होता है वो क्या होता है, तो एक कार्बनिक यौगिक होता है, क्या, एक कार्बनिक यौगिक होता है। सेल्यूलोज प्राप्त कहाँ से होता है, तो सेल्यूलोज जो होता है कपास या फिर पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। ये रेशे की तरह होते हैं जिसे मानव अगर इसको पचा नहीं सकता है। दातुन आप लोग देखे होंगे, तो अगर ये पेट में चल जाता है, मानव के पेट में अगर किसी बस कारण बस चला जाएगा तो क्या होगा, ये सेल्यूलोज ही होता है जो दातुन करते हैं, वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। लेकिन बड़े बड़े जो होता है वो भैंस वगैरह जो होती है, गाय, ये सब क्या करती हैं, जानवर जो होता है वो सेल्यूलोज को पचा ले जाता है, लेकिन मानव जो होता है सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, तो ये कपास अब पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से। ये कैसा होता है, तो रेशा टाइप के होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, क्या न्यूक्लियर ऊर्जा, फ्यूजन ऊर्जा, बाइंडिंग ऊर्जा, या फिर फिशन ऊर्जा। तो क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर ऊर्जा। किस नाम से, तो न्यूक्लियर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन है। सौर सेल यानी सौर प्लेट में जो प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश का अवशोषण मतलब प्रकाश को खींचने वाला, सौर प्लेट में देखते होंगे लाइनिंग टाइप का बना रहता है, तो वो जो तो वही क्या करता है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को खींच लेता है और खींच करके एब्जॉर्ब कैले रहता है। उसके बाद क्या करता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है वो क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश को जो है वो खींच करके उसको अवशोषित करके उसको क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा में जब वो कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, वो हम लाइट वगैरह जलने लग जाती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि वह तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया है कि सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। सूर्य तो हाइड्रोजन से बना है, ये सबको पता है, लेकिन बताना है कि वह तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया, मतलब पहली बार बताया गया था कि सूर्य जो होता है मुख्यतः हाइड्रोजन से बना होता है। क्या? स्पेक्ट्रम विश्लेषण से, या रासायनिक विश्लेषण से, या फिर लेजर रेजिंग से, या फिर स्कैनिंग से। ये किनके द्वारा ऐसा बोला गया था? तो ये जो होता है वो स्पेक्ट्रम विश्लेषण के द्वारा, स्पेक्ट्रम विश्लेषण के तहत जो है बताया गया है कि सूर्य जो होता है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये नहीं बताइएगा तो कौन बताइएगा? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। तो ये साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, है ना, NaCl। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? A, B, C या फिर D? कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो ये घाव भरने के लिए विटामिन सी, विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन डी की हम बात कर ले तो ये विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की प्रकाश से मिलता है। कहाँ से? तो सूर्य की प्रकाश से और मछली के अंडे से, मछली क्या है, तेल से। सूर्य की प्रकाश और मछली के तेल से जो होता है वो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन ए गाजर से प्राप्ति होती है, जो कि हमारे आंख के लिए जो होता है विटामिन ए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और विटामिन बी जो होता है वो हमारे बॉडी में बहुत सारे चीजों ऐसी होती हैं, इनको जो है अच्छे तरीके से बनाकर रखती है। इसलिए विटामिन बी की कमी हो गई तो बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीजें होती है वो काम नहीं कर पाती अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला है कि सर्पदंश में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? सर्पदंश मतलब कि जब सांप काट लिया है तब बताना है कि कौन सा अंग जो है प्रभावित हो जाता है। सांप काटे से क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है, या तंत्रिका तंत्र, या फिर फेफड़ा, या फिर हृदय। तो सांप अगर काट लिया है तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो होती है, जो हमारे बैकबोन के पीछे रहती हैं, वो क्या होती है? तो सर्पदंश में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है। क्या? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। सांप काटने से क्या होता है? तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? तो पानी चढ़ाना चाहिए, ताकि ब्लडवा जो है ना वो पंछुछुर हो जाए और उसको जो है वो अच्छे तरीके से जो होता है। अगर ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड जब आपका इधर उधर होवे नहीं करेगा तो फिर आपका शरीर जो होता सुस्त पड़ जाएगा और फिर आप मानव की मौत हो जाती है। इसके लिए है अच्छा तरीका कि पानी जो होता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चढ़ाया जाए, ताकि ब्लड जो होता है वो जमे नहीं। ठीक है, इलाज जो होता है वो रेगुलर चलते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गाय का गर्भधान काल कितने दिन का होता है? गाय का गर्भधान काल कितने दिन का होता है? क्या 280, 300, 330 दिन, या फिर 340 दिन? कितने दिन का होता है? तो गाय का गर्भधान काल जो होता है वो 280 दिन होता है। कितना होता है? तो 280 दिन होता है। अगर भैंस की बात कर लेते कितना होता है? तो भैंस की हम बात कर ले तो 308 दिन होता है। कितना? 308 दिन। इस सब क्वेश्चन में जो होता है आते रहता है ना, 308 दिन होता है। किसका? तो भैंस का होता है। अगर बकरी की बात कर ले तो 144 से लेकर के 152 दिन तक होता है। कितना? तो 144 से 152 के बीच में होता है। 144 से 152 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है कैसे? कैसे हम पता करेंगे कि ये पेड़ जो है कितना पुराना है? क्या तना की गोलाई को देखकर, या जड़ को देखकर, या फिर ऊंचाई को देखकर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो होता है, अगर पेड़ को काटते हैं तो उसमें क्या होता है? गोल गोल चक्री टाइप का रहता है। उसी चक्री को गिन करके जो है पता किया जा सकता है कि ये पेड़ जो है वो कितना पुराना है। तो यहाँ क्या कर रहा है? तना की गोलाई को देखकर, तना की गोलाई को देखकर हम पेड़ की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या अग्नाशय, लीवर, पिट्यूटरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
तो ये लीवर हो जाएगी कौन, तो लीवर यानी कि यकृत। अगर यज्ञाशय कहा दे तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, क्या फूल में होती है, पत्ता में होती है, तना में होती है, या फिर जड़ में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो पत्ते में होती है। पत्ते में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उसी रंध्र के सहारे जो होता है वो पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी क्लोरोफिल के तहत जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये जड़ से क्या करता है, तो ये मिट्टी, जड़ें जो होती है वो मिट्टी से क्या करती है, तो पानी लेती है, और वायु से क्या लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और अपना भोजन यानी कि ऊर्जा बना करके तैयार कर लेती है। ठीक है, तो कहाँ होती है, पत्ते में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, क्या जांघ की हड्डी, हाथ की हड्डी, पैर, या फिर रीढ़ की हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, और वो कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, इसका नाम क्या है, तो फीमर। और सबसे छोटी हड्डी पूछ दे, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, अस्टेपिज हो जाएगा। अस्टेपिज ये कहाँ की हड्डी है, तो अस्टेपिज जो है वो कहाँ की, तो कान की हड्डी है, कान की हड्डी है। और कान में भी अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ देगा तो बताएगा, पूछेगा कि बताइए कि कान की तो हड्डी है, ये है अस्टेपिज, लेकिन ये क्या है, बाहरी कान का है, या मध्य का, या फिर सबसे अंदर वाला है। तो ये क्या है, तो ये मध्य कान वाला है, मध्य भाग वाला, मध्य भाग वाला हड्डी कौन है, तो ये अस्टेपिज है। मध्य भाग मतलब कि बीच वाला है। ठीक ना, तो 25 क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो आज यहीं तक, जय हिंद।